नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर रवि अग्ररी आप सबका पूर्वांचल आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स 2021 के सेशन में आगे बढ़ते हुए आज मैं अगस्त 1 से जुड़े अगस्त 2020 से जुड़े जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के इश्यूज़ रहे हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। और पिछले वीडियोस में आपने मुझे यहाँ जुलाई में जितने भी करंट अफेयर्स थे उस बारे में हमने चर्चा कर ली है, वहाँ आपने मुझे सुना हुआ है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मैं ये अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स को अपडेट कर रहा हूँ और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी जो इस वीडियो के नीचे लिंक में दिया गया है। ओके, सो अगस्त 2020 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेशली किस तरह के टॉपिक्स रहे हैं करंट अफेयर्स में, वहाँ चलने के पहले मैं आपको एक बात फिर से बता दूं कि हम जिन चैप्टर्स को यहाँ पर कवर करते हैं वो चैप्टर्स आपके सामने हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इधर हम स्टैटिक पार्ट को कवर कर रहे हो या करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हो, टोटल 11 चैप्टर्स ही हैं जिनके स्टैटिक पार्ट और करंट अफेयर्स हमें अपडेट करने होते हैं। अगर आपने मेरी साइंस टेक की 4th एडिशन की बुक पढ़ी है तो मैंने अपनी बुक में भी इन्हीं 11 चैप्टर्स की पूरी थियरी दी है और प्लस उस थियरी के बाद उसके क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं, जहां यूपीएससी में 2011 से लेकर 2020 तक जितने भी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आए हैं हर चैप्टर्स के बाद मैंने लिख दिया है ईयर वाइज। तो वो चीज़ आपको काफ़ी हद तक मदद करने वाली है। सो किन चैप्टर्स को लेके हम उनके स्टैटिक पार्ट्स के अलावा हम यहाँ करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। स्टैटिक पार्ट के लिए आप मुझे मेरे क्लासरूम प्रोग्राम्स में सुनते आए हैं। इसके अलावा इंडिया में आप जानते हैं बहुत जगह पे मैं क्लासेस लेता हूँ, तो हर जगह इवन इंडिया में 20 से 25 शहरों में प्रतिवर्ष, ड्यू टू लॉकडाउन ये इस बार थोड़ा डिफिकल्ट हुआ है पिछले 1.5 सालों में, नहीं तो मैं हर जगह क्लासेस ले रहा हूँ और आप में से काफ़ी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। तो उन सबके लिए करंट अफेयर्स अपडेट्स के वीडियोज़ जो मैं हर साल लास्ट में बनाता हूँ और जो अपडेट करता हूँ, ये वीडियोज़ आपके लिए ही है। फाइन, और फिर मैं बोलता हूँ ये सारे अपडेट्स आपको 5th एडिशन की बुक में भी मिल जाएंगे। फाइन। तो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनके स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों ही पढ़ने हैं, पर यहाँ पर मैं आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड इश्यूज़ कराता हूँ। तो करंट अफेयर्स में आप यहाँ क्या क्या देखेंगे सुनिएगा दोस्त। पहली बार यहाँ जो चैप्टर्स हैं आपके सामने हैं, चैप्टर 1 साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, दूसरा एनर्जी, तीसरा स्पेस टेक्नोलॉजी, चौथा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पांचवां डिफेंस टेक्नोलॉजी, छठवां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी, सातवां इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पार्टिकल फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड डिजीज़ और इसके अलावा एक मिसलेनियस टॉपिक भी है। ये टोटल 11 चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे उनसे जुड़ा करंट अफेयर्स हो। सो पहला चैप्टर जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया में, यहाँ से जुड़ा एक टॉपिक है जो करंट अफेयर्स में रहा है। इवन विक्रम साराभाई के नाम पर एक क्रेटर का नाम रखा गया है। ओके, सो ये एक सम्मान है जो विक्रम साराभाई को दिया गया है भारत में, और विक्रम साराभाई के बारे में हम लोग कुछ चर्चा भी करेंगे। इवन अगर आप मेंस के सिलेबस में जाते हैं तो आप देखेंगे कि विक्रम साराभाई इवन इंडियन साइंटिस्ट और उनके कंट्रीब्यूशन टाइप के टॉपिक्स भी हैं जो हमारे सिलेबस में रहते हैं, लेकिन वो मेंस में दिए गए हैं। वो अलग बात है कि इनसे क्वेश्चंस आपके मेंस में बहुत कम रहे हैं या ना के बराबर रहे हैं अगर हम पीछे के 6-7 साल के मेंस के पेपर को देखते हैं। फाइन, लेकिन फिर भी अगर आप बात करें तो एक क्रेटर का नाम है जो चंद्रयान 2 मिशन, आप काफ़ी लोग जानते होंगे कि चंद्रयान 2 मिशन हम लोगों ने 22 जुलाई 2019 को भेजा था। ओके, और इस मिशन के साथ हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें और ली थी। इसमें 3 कंपोनेंट्स हमने भेजे थे, एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था और एक रोवर था। ऑर्बिटर जो पूरी तरह से सफल हुआ, अपनी कक्षा में लगाया गया और अभी भी कार्य कर रहा है। आज वीडियो बनाते समय भी ये जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, आज भी यह चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर जो है वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है। फाइन, असल में चंद्रयान 2 की जो ऑर्बिटर है, जो ऑर्बिट में लगाया गया है, ये मून के जो इमेजेस लिए हैं उन मून के इमेजेस में कुछ क्रैटर्स की स्टडी भी की है, और उनमें से एक क्रैटर जिसको इन्होंने खोजा है, बहुत ही विशेष तरह का क्रैटर है, उसके कैरेक्टर्स पे हम लोग नहीं जा रहे हैं, उसका नाम विक्रम साराभाई के नाम पर ही साराभाई क्रैटर रखा गया है। तो ये क्वेश्चन है विक्रम साराभाई क्रैटर के नाम पर, ध्यान रखिएगा। चंद्रयान 2 की मदद से ऐसा हुआ और ये इसरो ने ऐसा किया है। अगर हम विक्रम साराभाई के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो आपको बता दूं, जब भी स्पेस रिसर्च की बात होती है तो विक्रम साराभाई का नाम हमेशा आता है, स्वर्ण अक्षरों में आपको मिलेगा। रीज़न क्या है? भारत जब आज़ाद होता है उसके बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो भी इंटरेस्ट दिखाते हैं कि भारत भी स्पेस में कुछ ना कुछ कार्य करेगा, और उस कार्य को करने के लिए वो विक्रम साराभाई को अपने पास बुलाते हैं। उसकी एक स्टोरी है,
ओके, उस स्टोरी में वो विक्रम साराभाई के साथ बैठकर मंत्रणा करते हैं और उस मंत्रणा के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि भारत भी कुछ न कुछ अंतरिक्ष तकनीकी में अनुसंधान कार्य को प्रारंभ करेगा। और उसी अनुसंधान कार्य को प्रारंभ करने के लिए 1962 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ओके, उन्हीं के अंदर, उन्हीं के सुपरविजन में सब कुछ, जो हेड होते हैं वो विक्रम साराभाई होते हैं और एक कमेटी का गठन किया जाता है। उस कमेटी का हेड कौन होता है? अगेन आई रिपीट, विक्रम साराभाई। और उस कमेटी का नाम होता है इंकोस्पार। इंकोस्पार यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, ठीक है। जहां वो उनको पहली बार चेयरमैन भी बनाया जाता है इस कमेटी का, या हेड बनाया जाता है, जब भी आप कह सकते हैं, वॉट एवर यू लाइक। ओके, और पता है इसी कमेटी की देन है कि इनके रिकमेंडेशन के आधार पर ही 1969 में जाकर ओके, 15 अगस्त का दिन होता है 1979 में, ठीक है। तो 15 अगस्त 1979 को इसरो की नींव पड़ती है। तो इसरो असल में कब आता है? तो इसरो इसी कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर, जो सुझाव मिलते हैं उसी के आधार पर 1969 में इसरो लाया जाता है। अगर हम आज के बारे में बात करें तो हम आपको बताते हैं दोस्त, 1972 में क्या हुआ, एक सेपरेट डिपार्टमेंट भारत ने बनाया, भारत सरकार ने बनाया, जिसका नाम डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस रखा गया। पता है, ये इसरो आज इस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर ही काम करता है। ओके, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के ऊपर जो होता है वो होता है सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी पीएमओ। तो अगर आज के संदर्भ में हम बात करें कि अंतरिक्ष अनुसंधान किस लेवल से चलता है, तो सबसे ऊपर पीएमओ हो गया, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हो गया, और उसके बाद इसरो हो गया। ओके, तो इसरो के बहुत सारे रीजनल सेंटर हैं, बहुत सारे क्षेत्रीय केंद्र हैं जहां पर विभिन्न तरह के अनुसंधान कार्य हो रहे हैं, अनुसंधान एवं विकास कार्य हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पर मैं बता दूं कि एक तो इनको चेयरमैन बनाया जाता है, जिसकी देन है कि आगे चलकर इसी कमेटी के सुझाव पर इसरो आता है, फाइन। इसके अलावा मैं और बताऊं कि आगे चलकर अहमदाबाद में एक लेबोरेटरी स्थापित की जाती है, साराभाई ही उसके फाउंडर मेंबर भी होते हैं, जिसका नाम है PRL, फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी। ओके, ये इसने बहुत ही शिरोमणि कार्य भी किया है, बहुत सारे अच्छे इसने रिजल्ट्स भी दिए हैं। सो ये स्थापना 1947 में होती है। इवन जो भारत का पहला रॉकेट लॉन्च साइट था तुम्बा, जो सेटअप किया गया था केरला में, स्पेशली तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के में जो एक विलेज के पास था, उसका लॉन्चिंग साइट का नाम जो तुम्बा रखा गया था। उसके पीछे भी पूरा का पूरा जो देन था, जो पूरा देन था, जो पीछे थे, वो विक्रम साराभाई ही थे। विक्रम साराभाई ने ही असल में बोलूं तो नासा के साथ मिलकर भारत में पहली बार, आपको मैं बोलूं तो, केबल टेलीविज़न का सिस्टम यानी प्रणाली को भारत में शुरुआत की थी। तो भारत में केबल टेलीविज़न प्रणाली की शुरुआत जो की थी, ओके, वो नासा की मदद से करने वाले, ओके, विक्रम साराभाई का ही पूरा का पूरा योगदान है, जिस समय वो इसरो को काफ़ी हद तक मैनेज कर रहे थे। और इसके लिए भारत एक सैटेलाइट भेजता है जिसका नाम है साइट, ओके, जिसका नाम है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। 1975 इसको स्थापित किया जाता है और इसकी मदद से भारत में केबल टेलीविजन की शुरुआत होती है। साराभाई ही थे जिनका पूरा का पूरा एक तरह से आर्यभट्ट के पीछे, आर्यभट्ट जो हमारा भारत का पहला सैटेलाइट 19 अप्रैल, ओके, ये डेट इवन आज भी कहीं ना कहीं स्टेट पीसेस में पूछा जाता है, 19 अप्रैल 1975 को जो हम लोगों ने आर्यभट्ट भेजा था, जो भारत का पहला सैटेलाइट था। और मेरे ख्याल से आप ये जानते होंगे कि भारत का पहला सैटेलाइट जो भेजा गया था वो रूस की मदद से भेजा गया था। रूस का एक प्रक्षेपण यान था जिसका नाम था इंटरकॉस्मोस। इसकी मदद से भारत का यह पहला आर्यभट्ट भेजा गया, जो भारत का पहला सैटेलाइट था। वो अलग बात है कि वो एक एक्सपेरिमेंटल कैटेगरी का सैटेलाइट था, फाइन। आगे बढ़ते हैं। इवन आगे चलकर अगर हम देखें तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में है, उसके फाउंडिंग मेंबर में भी विक्रम साराभाई का नाम आता है। विक्रम साराभाई को इनके कंट्रीब्यूशन के लिए भारत सरकार इनको पद्म भूषण देती है 1966 में, पद्म विभूषण देती है 1972 में। अब मैं आपको बता दूं, ये भारत के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स होते हैं। अगर मैं सिविलियन अवार्ड्स की कैटेगरी पर जाऊं, स्टेट पीसीएस में मैंने एक क्वेश्चन देखा था, उसमें उन्होंने थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम पूछा था। तो आपको बता दूं, आपको शायद पता भी होगा, भारत का नंबर 1 सबसे पीक पर जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है उसका नाम है भारत रत्न। उसका नाम है भारत रत्न। भारत रत्न के बाद आता है पद्म विभूषण, विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण, और सबसे नीचे आता है पद्मश्री। ओके, तो इनको कौन सा मिल गया है, आप यहाँ खुद देखो, पद्म विभूषण यानी सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और पद्म भूषण यानी थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो इन्हें सेकंड और थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है, पद्म विभूषण और पद्म भूषण। ओके, तो ये उनके कॉन्ट्रीब्यूशन है।
अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं। अगला एक टॉपिक है जो अंतरिक्ष तकनीकी से जुड़ा है और काबिल तारीफ है लिटरली चाइना की। बहुत बड़ा काम है जो चाइना आज अंतरिक्ष में कर रहा है। पीछे के वीडियोस में मैंने आपको तियानवान 1 के बारे में भी बताया था, जहाँ पे मैंने चाइना के बारे में बात किया था। और यहाँ पर चाइना जो है इसने लैंडर भी उतारा है और चाइना दुनिया में ऐसा कंट्री बन गया है जो मंगल पर लैंडर उतारने वाले राष्ट्र में हो गया है, रशिया अमेरिका के बाद। ओके, तो आपको मैं बताऊं कि अगर हम दुनिया के वैश्विक जीपीएस की बात करें, वैश्विक जीपीएस का मतलब होता है जो पूरी दुनिया को कवर करे। रीजनल जीपीएस होता है जो सिर्फ एक क्षेत्र के एरिया को सिर्फ कवर करते हैं, रीजनल पूरी दुनिया को कवर करते हैं। तो पूरी दुनिया को कवर करने वाले जो ग्लोबल जीपीएस की बात होती है, उसमें जिन जिन कंट्री का नाम आता है उसमें अब 2020 से बैडू का भी नाम आता है, जो चाइना ने पूरी तरह से ग्लोबलाइज जीपीएस कर लिया है। ओके, जो चाइना ने पूरी तरह से ग्लोबलाइज जीपीएस कर लिया और वो पूरी दुनिया को देखता है। ठीक है, भारत के पास जो भी जीपीएस है, चाहे वो गगन बोलिए या आप IRNSS बोलिए, गगन जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन बोलिए या इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बोलिए, गगन और IRNSS जो भारत के हैं दोस्त, वो अभी भी रीजनल ही हैं। अब अगर ये पूछा जाए कि भारत क्या ग्लोबल जीपीएस बना रहा है, अभी तक भारत इस बारे में सोचना भी प्रारंभ नहीं किया है, आज की डेट तक जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, फाइन। अब यहीं पे मैं आपको बता दूं कि चाइना ने रिसेंटली अभी अपने कॉन्स्टेलेशन को पूरा किया है बैडू के लिए। इसमें बहुत सारे सैटेलाइट्स लगाने होते हैं, मुख्यतः सैटेलाइट्स वो लगाने होते हैं जो आप मियो ऑर्बिट में स्थापित करते हैं, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, या यहाँ पर इंक्लाइंड या ट्रांजिशनल ऑर्बिट होता है, इंक्लाइंड या ट्रांजिशनल पोजीशन पर आप सैटेलाइट को लगाते हैं। मियो ऑर्बिट की डिस्टेंस तकरीबन यहाँ पर जो ग्लोबल जीपीएस की बात होती है तकरीबन 20,000 किलोमीटर की हाइट होती है पृथ्वी की सतह से, जहाँ पर उपग्रह लगाया जाता है। और इंक्लाइंड और ट्रांजिशनल ऑर्बिट की बात करूँ तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं स्टैटिक क्लास में पढ़ाता भी हूँ। अगर मान लीजिए ये अर्थ है तो पोलर ऑर्बिट जो होता है वो पोल से पोल पर घूमते हैं, इक्वेटोरियल जो होता है इक्वेटर के परपेंडिकुलर इस तरीके से घूमता है, और जो इंक्लाइंड और ट्रांजिशनल होते हैं इन दोनों के बीच के इंक्लिनेशन एंगल पर, मतलब इस तरीके से कुछ भी घूम सकता है या फिर इस तरीके से घूम सकता है, इन दोनों के बीच में। फाइन, तो कहने का तात्पर्य है कि यहां पर बैडू के केस में इस तरह के उपग्रह आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, वो अलग बात है कि चाइना ने बैडू की शुरुआत 1994 से ही कर दी थी। अभी मैं आपको बताता हूं दुनिया के कितने ऐसे कंट्री हैं जिनके पास आज वैश्विक जीपीएस हो चुका है। फिर मैं कह रहा हूं भारत के पास अभी तक नहीं है। ठीक है, रीजनल जीपीएस है, क्षेत्रीय जीपीएस है, पर ग्लोबल नहीं है। 1994 में चाइना इसकी शुरुआत करता है, स्पेशली बहुत सारे सेक्टर्स में इसको प्रयोग में लाने के लिए, जिसमें फिशरी है, एग्रीकल्चर है, स्पेशल केयर है, मास मार्केट एप्लीकेशन, फॉरेस्ट्री, पब्लिक सिक्योरिटी, इन सब केसेस में लेकर चाइना इसकी शुरुआत करता है 1994 में। और वो दिन आता है 2020 में। आपको बताऊं तो चाइना का लक्ष्य भी था कि 2020 तक इस बैडू को ग्लोबलाइज कर देना। और आपको मैं बताऊं, नाम बैडू ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन इस बैडू का नाम असल में यह था कि जब ये ग्लोबलाइज हो जाएगा तब इसका नाम कंपास पड़ जाएगा। तो करंट अफेयर्स में कहीं भी कंपास आया नहीं है, ठीक है, पर आप तैयार रहिएगा, आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। एक्चुअल में बैडू को ही कंपास भी बोला जाता है। ठीक है, तो जो बैडू आज चाइना का जो जीपीएस जो ग्लोबलाइज हो गया है उसका नाम आप बैडू या कंपास कुछ भी बोलिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा, पर करंट अफेयर्स में नाम बैडू ही रहा है। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज, ये मुझे बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अल्टरनेटिव नाम की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। 2020 के पेपर में एक क्वेश्चन आया जहां पे आप लोग लाइफाई तो जानते हैं, सो लाइट फिडेलिटी कहते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों ने इस क्वेश्चन को पकड़ नहीं पाए कि विजिबल लाइट कम्युनिकेशन लाइफाई का ही दूसरा नाम है। यूपीएससी ने 2020 के पेपर में इन्होंने क्या किया, 20 या शायद 19 के पेपर इन्होंने क्या किया, लाइफाई की जगह VLC लिख दिया। और काफ़ी विद्यार्थी 20 में ही है, मेरे ख्याल से 20 में ही है, काफ़ी विद्यार्थी यहाँ पर VLC को लेकर कंफ्यूज हो गया। विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, लाइफाई में विजिबल लाइट ही यूज। अगर आपने बुक पढ़ी होगी 4th एडिशन की बुक में, तो उसमें अंदर मैंने लिखा हुआ है प्रॉपर, 3rd एडिशन में भी आपको मिल जाएगा, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन लाइफाई के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको इस तरीके से पूछा जाता है। तो अल्टरनेटिव नाम थोड़ा ध्यान रखेंगे, कहीं ऐसा ना आप सारे कंसेप्ट तैयार रखें और अल्टरनेटिव नाम की वजह से आप कंफ्यूज कर जाए, आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई ही ना कर पाए, जैसा कि 2020 के पेपर में काफी स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। फायदा क्या है बैडू से? बैडू आपको बहुत ही एक्यूरेट कंडीशन पोजीशन देने वाला है, ओके, नेविगेशन का और टाइमिंग के हिसाब से, मतलब जिस जगह पर जो टाइमिंग जहां होनी चाहिए पूरी दुनिया में, उस हिसाब से आपको ये सही लोकेशन देने का काम करेगा। तो ये बहुत ही काबिल तारीफ होगी बैडू को लेकर। अब बात होती बैडू को जो
पूरे सैटेलाइट्स बैडू में लगाए गए हैं वो किस तरीके के सैटेलाइट लगाए गए हैं। तो पहले तो मैं बताऊं कि 27 उपग्रह जो हैं वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट में लगाए गए, जो मैंने अभी बोल रहा था इंक्लाइंड आर ट्रांजिशनल। अगर आप ग्लोबल जीपीएस चाहते हैं तो यू मस्ट हैव टू इंस्टॉल अ सैटेलाइट इनटू द मियो ऑर्बिट, ये ध्यान रखिएगा। एक बात मैं बता दूं, अभी तक मेरे नॉलेज में ऐसा कोई भी भारत का उपग्रह नहीं है जो कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट में या इंक्लाइंड या ट्रांजिशनल ऑर्बिट में भेजा गया हो। ओके, थोड़ा बहुत जीटीओ मिल जाएगा लेकिन आपको प्रॉपर इंक्लाइंड या ट्रांजिशनल में नहीं भेजा गया है, ठीक है। पर यहां पर चाइना भेजता है, लगभग 27 उपग्रहों को लगाता है, साथ ही साथ 5 को जियो स्टेशनरी में लगाता है और 3 को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में लगाता है। जियो स्टेशनरी जहां पर पोजीशन हमेशा फिक्स होती है, और जियो सिंक्रोनस जिसे भूतुल्यकालिक कक्षा कहते हैं, यहां पर सेम टाइम पर उपग्रह आपको बार बार उसी जगह पर मिलता है, हमेशा जब वो टाइम आता है उपग्रह उस जगह पर मिलता है। तो टाइम स्पेसिफिक होता है जियो सिंक्रोनस और पोजीशन स्पेसिफिक होता है हमेशा जियो स्टेशनरी। और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैंने स्टैटिक पार्ट में इसके बारे में चर्चा की है, ठीक है। अगर आपके पेपर में जियो आ जाए, ओके, या जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी में डिफरेंस आ जाए तो कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा। एक जियो के साथ एक और टर्म आता है जिसको हम लोग जीटीओ कहते हैं, और ये सारी चीजें आपको जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आजकल स्टैटिक पार्ट बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है आपके पेपर में। अब बात करते हैं दुनिया में कितने कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास ग्लोबलाइज जीपीएस है। तो मैं आपको बताऊं, दुनिया का पहला कंट्री जो पूरी दुनिया को कवर करने वाला जीपीएस बनाता है, आप खुद गेस कर सकते हैं, वो अमेरिका ही होगा, और उसका नाम था नवस्टार। फिलहाल यहाँ पे नाम मैंने नहीं लिखा है इस पीडीएफ फाइल में, पर उसका नाम था नवस्टार, जिसको हम कहते हैं नेविगेशन सैटेलाइट एंड रेंजिंग। यूएस ने बनाया था, 1970s के दशक में ये चीज़ बनी थी, ओके। और ये जनरली मिलिट्री के लिए बना था। वो अलग बात है कि बाद में इसको सिविलियन यूज के लिए भी कर दिया गया। उसके बाद आप देखिए तो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये रशिया का ग्लोबल जीपीएस है जो बाद में इंस्टॉल होता है। और आपको मैं बताऊं कि रशिया के कुछ ग्लोबल जीपीएस को की सेटिंग करने के लिए, क्योंकि अराउंड 30+ सैटेलाइट चाहिए अराउंड, ओके, तो वहां पर भारत भी कुछ इसकी मदद करता है। आपको बताऊं, जब इंडिया में कारगिल वार हो रहा था 1998 के टाइम में, तो भारत ने नवस्टार की मदद भी मांगी थी, क्योंकि कारगिल एरियाज में जो बंकर्स थे, पाकिस्तानी बंकर्स थे, वो हिली एरियाज में थे और हम नीचे से उनके बारे में पता नहीं लगा पा रहे थे, और हमारा कोई भी जो सैटेलाइट था उस एरिया को ट्रैक नहीं कर रहा था, कारगिल वाले एरिया को। पर अमेरिका ने ये नवस्टार की फैसिलिटी देने से मना कर दी थी। वो अलग बात है कि आज आपके पास IRNSS है, चलिए देर में ही सही पर हम जगे तो, अगेन आई रिपीट अ वर्ड, देर में ही जगे पर हम जगे तो, ये बड़ा मैटर करता है, ठीक है। आज हमें अपने कंट्री को सुरक्षित रखने के लिए दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट होना होता है। कोई भी प्रधानमंत्री आए और कितना भी फेंक ले, पर सच्चाई यही है कि आज 70 साल बाद भी हमारे भारत को राफेल जैसे वायुयान को दूसरे कंट्री से मांगना पड़ता है। अभी तक हम भिखारियों की तरह ही हैं। हमें यहाँ पर कब सक्षम होंगे, हम कब आत्मनिर्भर होंगे, इस पे किसी ने भी नहीं सोचा है। हम अपना काम कर कर अपने खुद से बनाने की जगह हम आज भी भिखारियों की तरह दूसरे कंट्री से मांगते हैं, और व्हाट्सएप और फेसबुक पे नए नए वीडियोस बना के झूठी तारीफ करते हैं। ये शर्म की बात है। डिफेंस में मैं ये नहीं कह रहा कि डीआरडीओ काम नहीं कर रहा, बहुत काम कर रहा है, लेकिन यहां पर अभी और काम करने की जरूरत है, और फंडिंग की जरूरत है, और R&D की जरूरत है। यही चाइना है जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेन बनाकर रखा हुआ है, और वही भारत है जिसके पास अभी 5th जनरेशन फाइटर प्लेन नहीं है। फिर भी हम लोग चाइना से आगे हैं। क्यों आगे हैं मुझे पता नहीं है, मेरे पास फैक्ट और फिगर्स में तो जो डेटा है उसके हिसाब से तो मुझे यही दिखता है कि चाइना हमसे काफ़ी आगे है, और अभी हमें सच में बहुत मेहनत करनी है और बहुत आगे बढ़ना है। अगर हमारे पास गलत इंफॉर्मेशन हमारी नई जनरेशन को पता होगा तो नई जनरेशन बिना कुछ किए ही अपनी काबिले तारीफ करेगी, और ये बहुत गलत होगा। कलाम साहब जैसे जो मसीहा थे, उन्होंने वो भी कहा करते थे भारत एक ऐसा कंट्री है जिसके पास सबसे बड़ा पोटेंशियल है, और वो है यूथ। और यूथ आज इन्हीं व्हाट्सएप और फेसबुक की दुनिया में खो गया है। वो एक बार गूगल करके या इंफॉर्मेशंस लेके या लॉजिकल जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं उनको नहीं पढ़ता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिलहाल मैं इस इश्यूज़ को नहीं बोलना चाहता था, लेकिन क्योंकि मुझे पता है ये सारे वीडियोस मेरी एक नई युवा, एक नई जनरेशन देख रही है जो कल का भविष्य है, और एज अध्यापक ये मेरा कैरेक्टर होना चाहिए कि मैं आपको सत्य चीज़ें बताऊं, ठीक है। क्योंकि आप आज करंट अफेयर्स पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। आज की जनरेशन वो जनरेशन है जो बहुत जल्दीबाजी में है। मुझे आज भी पता है कि ये वही जनरेशन है जो कहती है कि सर मुझे 20 पेज का नोट्स दे दीजिए जिससे मैं आईएएस में निकल जाऊं। अगर 20 पन्ने का नोट्स पढ़ के अगर लोग आईएएस निकल जाते दोस्त, तो आज सब आईएएस बन जाते। अभी भी आप में मैच्योरिटी लेवल की कमी है और अभी भी आप भाग रहे हैं। तो कलाम साहब झूठ नहीं बोलते थे। भारत दुनिया का इतना बड़ा पोटेंशियल वाला राष्ट्र है जिसके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा यूथ है, लेकिन हमारा यूथ मेहनत करना नहीं चाहता।
ठीक है, वो व्हाट्सएप और फेसबुक जनरेशन है, वो रियलिटी में नहीं जीता। चाइनीज जो होते हैं वो रियलिटी में जीते हैं, वो मेहनत करते हैं, फिर देश के बारे में सोचते हैं। हमारे यहाँ देशभक्ति आपको व्हाट्सएप और फेसबुक पे दिखती है। वास्तविकता में मुझे लगता है अगर किसी दिन लड़ाई हो गई तो शायद जितनी युवा है सब कमरे के अंदर दुबक के बैठ जाएंगे। कहना बहुत अलग बात है, ठीक है। तो राष्ट्रीयता की भावना दिल में होनी चाहिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पे झलकने और वहाँ पे भारत महान की बातें नहीं होनी चाहिए। चलिए हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, काम की बात करते हैं। तो इसके अलावा जैसे रशिया का ग्लोनासिस से कुछ उपग्रहों को लगाने में भारत ने भी मदद किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन का एक गैलीलियो है जिसे भी ग्लोबलाइज करने की बात हुई थी 2020 में, पर मैंने अभी आज वीडियो बनाते बनाते आज मैंने फिर चेक किया तो अभी भी आपको मैं बताऊं तो इसको ग्लोबलाइज पूरी तरह से नहीं माना जा रहा है। कुछ उपग्रह इसके थोड़े डिले हो रहे हैं जो लगाए जाएंगे, तो बहुत ही जल्दी गैलीलियो भी ग्लोबलाइज होगा, या हो सकता है आने वाले 1-2 महीने के अंदर ही आपको गैलीलियो ग्लोबलाइज सुनने को मिलेगा। लेकिन आज आप गैलीलियो को भी इस लिस्ट में करीब करीब डाल सकते हैं। और भारत के जो सैटेलाइट्स हैं उसमें जैसे एक नाविक है, नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टेलेशन, इसी को हम एक्चुअल में IRNSS कहते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स इस नाम को लेके भी कंफ्यूज होते हैं। जो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, इसी को जब नरेंद्र मोदी जी आते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर तो इसी को वो क्या करते हैं, फिशरमैन ऑफ इंडिया को डेडिकेट करते हैं। जो कोस्टल एरियाज में जो मत्स्य पकड़ने के लिए, मछलियां पकड़ने के लिए जो मछुआरे जाते हैं, गलती से वो दूसरी कंट्री की सीमा रेखा में घुस जाते हैं और वो पकड़े जाते हैं। तो उन मछुआरों की जिंदगी को बचाने के लिए, ठीक है, उनको गलती से किसी और एरिया में घुस ना जाए, उनको रोकने के लिए वो IRNSS के एप्लीकेशंस को यूज किया जाएगा। वो IRNSS ही जिसको हमने नाविक भी रखा है कुछ पर्सनल वर्क के लिए, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टेलेशन। लेकिन फिर मैं कहूंगा ये ग्लोबलाइज नहीं है। भारत के पास अगर हम रीजनल GPS की बात करें तो 2 ही है, एक गगन है जो कि पहला था और दूसरा जो है IRNSS है। गगन को सिविलियन यूज के लिए बनाया गया था, एयर ट्रैफिक को काफी अत्याधुनिक या मॉडर्नाइज करने के लिए बनाया गया था। IRNSS की जरूरत हमारी कारगिल जैसी जरूरत थी जो उस समय नहीं था। वो अलग बात है कि कारगिल आज सिविलियन यूज और डिफेंस दोनों के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं एस्ट्रोसैट के बारे में। अगर आप पेपर पर जाएं और क्वेश्चन पेपर देखें तो 2016 में एक क्वेश्चन आपके पेपर में एस्ट्रोसैट पर भी पूछा गया है। एस्ट्रोसैट जिसको जनरली हम मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी के नाम से जानते हैं, और दुनिया में 5 ही ऐसे राष्ट्र हैं जिनके पास मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी है। डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट से क्या करते हैं, ऊपर स्पेस में जो डिफरेंट तरह के सेलेस्टिकल बॉडीज हैं, खगोलीय पिंड हैं, उनकी जानकारी के बारे में पता करते हैं। असल में क्या है मैं आपको बताऊं, 2016 में जो भेजा गया अभी भी ये काम कर रहा है। इसका टाइम पीरियड जो था फिलहाल 2016 में आया, ये UPSC के क्वेश्चन पेपर में आया, भेजा ये 2015 में गया था। 5 साल का लाइफ स्पैन था, 2020 तक काम करना बंद कर देगा। पर अभी भी एस्ट्रोसैट जो एक मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी जो 650 किलोमीटर की हाइट पर पृथ्वी की सतह से निचली कक्षा में लगाया गया है, लियो ऑर्बिट में, वहां पर रहकर ये अंतरिक्ष को देखने का काम कर रहा है। यानी एक ऑब्जर्वेटरी है, एक वेधशाला है। ओके, इसमें है क्या, एक टेलीस्कोप है जो वहां से ऊपर देखने की कोशिश करता है, कॉस्मिक मैटर, कॉस्मिक डस्ट, काफी चीजों के बारे में पता करता है। हाल ही में ये न्यूज में क्यों रहा है, क्योंकि इसने एक विशेष तरह की गैलेक्सी खोजी है। ओके, बहुत ही विशेष गैलेक्सी का पता लगाया, और सिर्फ इसी ने नहीं, कई साइंटिस्ट ने, कई अलग कंट्रीज के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्होंने कंफर्मेशन भी दिया है। ऐसा नहीं कि भारत कुछ भी बोल दे, तो उसका कंफर्मेशन भी होता है, ठीक है, जिसका नाम OTFS-01 रखा गया है, जिसका नाम AUDFS-01। अगर आपके पेपर में आ जाता है रिसेंटली AUDFS न्यूज में था, जिसका क्या कारण है या क्या है, तो यह बता सकते हैं रिसेंटली खोजा गया एक गैलेक्सी है जो हमारे एस्ट्रोसैट नामक के मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी की मदद से खोजा गया, जो भारत ने भेजा था। इसकी दूरी अगर हम देखें तो तकरीबन पृथ्वी से तो 9.3 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी होती है। लाइट ईयर आप जानते हैं कि फिजिक्स में एक यूनिट होती है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। अंतरिक्ष में जो भी खगोलीय पिंडे हैं, सेलेस्टिकल बॉडीज है, उनकी दूरी को मेजर करने के लिए लाइट ईयर्स का ही यूज किया जाता है। एक लाइट ईयर्स निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई 1 वर्ष में दूरी 1 प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो प्रकाश वर्ष एक तरह से क्या है, ये दूरी का मात्रक है, दूरी की यूनिट है। इट्स नॉट अ टाइम मेजरमेंट्स, ये भी ध्यान रखिएगा। स्टेट विशेष में आज भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई तरह के इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की मदद से ये चीज़ पता चली है, जिसमें सिर्फ भारत ही नहीं है, अन्य राष्ट्रों ने भी मिलकर इसके लिए काम किया है, जिसमें स्विट्जरलैंड, फ्रांस, USA, जापान और नीदरलैंड है। ओके, लेकिन हाँ, ये पहली बार है कि हमने किसी ऐसी गैलेक्सी का पता लगाया है जो उसमें स्टार्स बहुत सारे हैं, अच्छे खासे स्टार्स भी हैं। ओके, और एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट इन्वायरमेंट कंडीशन में हमने उस गैलेक्सी के बारे में पता लगाया है, जो काबिल तारीफ है इस मिशन के थ्रू। ये भारत का पहला मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी है, मैंने अभी आपको बोला है।
ओके, भारत का पहला मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, दुनिया में अभी तक कुल 5 ऐसे कंट्रीज हैं भारत को मिलाकर। भारत 5वें नंबर पर है जिसने एस्ट्रोसैट यानी एक मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी 650 किलोमीटर की हाइट पर लगाया है। ओके एवरीवन, तो ये चीज़ थोड़े से इंफॉर्मेशन है, आप याद रखिएगा। ठीक है, ये मिशन जो था, ये एस्ट्रोसैट मैंने बोला 2015 में भेजा गया, नियर अर्थ ऑर्बिट भेजा गया। नियर अर्थ ऑर्बिट आप जानते हैं ये लियो होता है, यहाँ पे तकरीबन 650 किलोमीटर की हाइट पर पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में लगाया गया है, पोलर ऑर्बिट में। ठीक है, और ये बताऊं तो ये जो एस्ट्रोसैट है ना, ये मल्टी इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेटिव अप्रोच है। कई इंस्टीट्यूशन संस्थाओं ने भारत के अंदर मिलकर एस्ट्रोसैट के लिए काम किया है, जिसके नाम आप देख सकते हैं, IUCA, इसरो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु और फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी अहमदाबाद, जिसके लिए अभी हम लोगों ने विक्रम साराभाई का नाम भी देखा था। एक टॉपिक है इस बार जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। इवन फिलहाल ये टॉपिक मैंने आपको 2020 के करंट अफेयर्स के लिए भी पढ़ाया था, जिसका नाम है डेटा लोकलाइजेशन। और डेटा लोकलाइजेशन फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स के लिए और साथ ही साथ आपके मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पिछले साल 2020 का जो मैंने करंट अपडेट्स किया था, एक ही वीडियो में मैंने 2.5-3 घंटे में पूरा करंट अफेयर्स बनाया था ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। इस बार हर मंथ वाइज मैं लेके चल रहा हूँ, तो वहाँ पर मैंने डेटा लोकलाइजेशन के बारे में बताया था। और यहाँ पर मैंने श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट के बारे में बताया था, RBI रिकमेंडेशन के बारे में बताया था कि हमारे पास जो भी डेटा है, ओके, जो हमारे सिविलियंस डेटा हैं, जो आप पे कंप्यूटर के डेटा हैं, आप जो इंटरनेट पे रखते हैं, इट शुड बी सेव विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया। वो बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाहर जैसे अगर वो डेटा जाता है तो वो अन्य कंट्री जो हैं, उनकी इंडस्ट्रीज जो हैं, उनके जो लोग हैं, या फिर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया है, बहुत सारे इसमें चीज़ें आती हैं, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर गूगल पे ने कुछ वायलेशन किया है कि जो डेटा इंफॉर्मेशन है जो आप बैंकिंग वगैरह से जोड़ते हैं, बैंकिंग वगैरह के इंफॉर्मेशन को आपको थर्ड पार्टी को नहीं देना है। लेकिन गूगल पे ने ऐसा इंफॉर्मेशन मिला था कि वो किसी थर्ड पार्टी को अपने डेटा जो होते हैं, जो हम लोग गूगल पे वगैरह से अकाउंट को लिंक करते हैं, उनको शेयर कर दिया है। तो ये गलत इंफॉर्मेशन था। यहां पर आपको मैं बताऊं तो गूगल पे के अगेंस्ट में, ओके, गूगल पे के अगेंस्ट इवन आपको बताऊं तो केंद्र सरकार और साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक प्लिया जो था, है ना, वो एक्चुअली में फाइल किया था गूगल पे के अगेंस्ट में। और यहां पर आपको मैं बताऊं तो दिल्ली हाई कोर्ट में ये प्लिया गया था, उन्होंने उसका रिस्पॉन्स भी दिया है। ठीक है, उन्होंने उसका रिस्पॉन्स भी दिया है। ठीक है, डेटा लोकलाइजेशन यानी डेटा जो है भारत के अंदर ही, जैसे आपने सुना होगा कि हम जब कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे कहीं जाते हैं और कहीं कोई डेटा स्टोर करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका जीमेल अकाउंट है, जैसे मान लीजिए आप इंस्टाग्राम पे हैं, जैसे मान लीजिए आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आपके सर्वर में सेव होते हैं। सर्वर दुनिया में ऐसे बहुत बड़े बड़े कंपनीज भी होती हैं जो सर्वर की तरह डेटा को सेव करती हैं। और यही डेटा जो होता है, जैसे अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन का डेटा ऐसा कहते थे कि वो इंडिया के बाहर होता है। ठीक है, तो अगर आप बताइए अमेज़ॉन पे आप सारे अपने इंफॉर्मेशन डालते हैं, आप कौन है, आपकी एज कितनी है, आप सेक्स क्या है, मेल फीमेल है, आपका एड्रेस क्या है, आपका कार्ड नंबर कितना है, और ये चीज़ें अगर अमेज़ॉन किसी और को शेयर कर दे तो, क्योंकि अमेज़ॉन का सर्वर मान लीजिए अगर भारत के अंदर नहीं है तो आपका डेटा लीक हो सकता है। तो यहाँ पर RBI, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब गूगल पे के इसके अगेंस्ट में ये लोग केस फाइल करते हैं हाई कोर्ट में। तो प्लिया क्या क्लेम करता है, कंपनी वाज स्टोरिंग पर्सनल सेंसिटिव डेटा इन कंट्रावेंशन ऑफ अ UPI प्रोसीजर गाइडलाइन ऑफ अक्टूबर 2019। तो जो UPI का जो प्रोसीजर गाइडलाइन है अक्टूबर 2019 में आया था, उसका वायलेशन कर रही है गूगल पे, और किसी थर्ड पार्टी के पास जो डेटा है वो नहीं जाना चाहिए था। ओके, ये डेटा जो है वो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बैंक सिस्टम के पास ही रहना चाहिए था, वो नहीं जाना चाहिए था। तो यही इश्यूज था जो डेटा लोकलाइजेशन को लेकर था, और डेटा लोकलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया के अंदर। अभी मैंने आपको बोला श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट जो आई थी लास्ट ईयर 2020 में, इशू काफ़ी पॉपुलर रहा था, लेकिन फिर मैं कहूँगा इस साल के लिए भी आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके पेपर में हो सकता है, क्योंकि इससे जुड़ा मसला फिर भी इस साल न्यूज़ में रहा है। श्री कृष्णा कमेटी को हमेशा याद रखेंगे। हो सकता है जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा, गॉडगिल कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट किससे जुड़ा हुआ है, तो ठीक है, ये वेस्टर्न घाटी कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ है, तो उस तरह से ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक डिस्कशन होता है, एक नया टिक बॉर्न वायरस है, ओके, जो बहुत तेजी से फैला है चाइना में, और जिसकी वजह से जो बीमारी होती है स्टिक बॉर्न वायरस से, ठीक है, उसका नाम है SFTS। SFTS का पूरा नाम है सीवियर फीवर विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। अगेन आई रिपीट, सीवियर फीवर विद द थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, ये एक बीमारी है जिसको SFTS भी कहते हैं, वो इसी टिक वायरस की वजह से होता है।
ओके, और ऐसा कहा जाता है कि ये टिक बॉर्न जो डिजीज है, ये टिक से होकर, टिक असल में होते क्या है, एक तरह के इंसेक्ट्स होते हैं। जनरली ये टिक आपको 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 पहाड़ी एरियाज में मिलेंगे। इन टिक से होकर ये बीमारी जो होती है ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाती है। और पता है इसका जो फैटेलिटी रेट होता है, इसमें जो मृत्यु दर होता है, वो तकरीबन 16 से 30% के बीच देखा गया है। और आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं जो कि लिटरली बहुत ही शॉकिंग है, WHO ने जिन बीमारियों के बारे में अभी लिस्ट बनाया है जो लिटरली आगे चलकर बहुत ही सीवियर बीमारी हो सकती है कभी भी, उन 10 बीमारियों में इस बीमारी को भी रखा गया है। तो SFTS जो मैं आपको बता रहा हूं, टिक वायरस वाली डिजीज SFTS के नाम से, ये भी 10 प्रायोरिटी डिजीजेस की लिस्ट में WHO ने इसको डाला है कि ये हो सकता है काफी हद तक तेजी से स्प्रेड हो जाए। ये WHO का काम है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। पर एक बात बताऊं, ये SFTS वायरस पहली बार नहीं है कि देखा गया। ओके, ये पहली बार नहीं है जो देखा गया यहां पर, ठीक है, चाइना में। ये इसके पहले भी इन्फेक्शन कर चुका है और ये दोबारा री एमर्जेंस की बात कर रहे हैं कि बीमारी दोबारा फैल सकती है। ठीक है, अब इसका कैरियर कौन सा होता है, जो वेक्टर, वही जो हम लोग बात कर रहे थे, एशियन टिक। जो टिक वायरस है उसका एशियन टिक होता है, उसी की बॉडी के अंदर ये पनपता है और उसी से होकर ये कैरी करते हैं। जैसे एनाफिलीज मॉस्किटो कैरियर होता है मलेरिया का, वैसे ही जो टिक है जिसका साइंटिफिक नाम है हेमोफाइसिलिस लॉन्गिकॉर्डिस, तो हेमोफाइसिलिस लॉन्गिकॉर्डिस जो कि एशियन टिक है, ये इसका मेन और प्राइमरी वेक्टर है जो वायरस को अपने अंदर रखता है। पर एक बात और बता दूं, ह्यूमन में ये वायरस जो हो सकता है, ठीक है, ह्यूमन के अतिरिक्त, ओके, ये गोट, कैटल, डियर और शिप से भी हो सकता है। ठीक है, ये बीमारियां गोट, कैटल, डियर और शिप से भी हो सकती हैं। ये टिक बॉर्न डिजीजेस, ध्यान रखिएगा। तो ये टिक हो सकता है इनको काटे और इनसे होकर मनुष्य के एक्सपोजर में आ जाए, क्योंकि मनुष्य के अगल बगल ये जानवर होते हैं। ये सारी की सारी चीजें हैं। ठीक है, SFTFS के बारे में, अगर इस वायरस के बारे में बात करूं तो तकरीबन 7 से लेकर 13 दिन के अंदर यह बीमारी जो होती है इसका इफेक्ट दिख जाता है, यानी इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है पहले दिन जब वायरस आपकी बॉडी में जाता है और जिस दिन जाकर आपको सिम्टम देता है, उस ड्यूरेशन को कहते हैं। तो यहां पर जो इंक्यूबेशन पीरियड है 7 से लेकर 13 दिन के अंदर, अगर ये पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो उसका सिम्टम आपको दिख जाता है। बहुत सारे इसमें सिम्टम्स आप देखिए, डायरिया होना, वॉमिटिंग होना, ब्लड वगैरह का, ब्लड वेसल्स वगैरह का फटना, कंजक्टाइवल कंजेशन होना, वॉमिटिंग होना, एब्डोमिनल पेन होना, एनोरेक्सिया होना, फीवर होना, फटीग होना, इस तरह के बहुत सारे, हेडेक होना, इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो यहां पर आपको मिल जाएंगे। इसको ठीक करने के लिए एक एंटीवायरल मेडिसिन है जो काफी न्यूज में रहा है, जिसका नाम है राइबाविरिन। तो राइबाविरिन का उपयोग इसके लिए एक बेहतरीन एक ऑप्शन के रूप में साबित हुआ है। अब बात करते हैं वैक्सीन नेशनलाइजेशन। ऐसा कोई भी महीना नहीं है, ऐसा कोई भी मंथ नहीं है, माह नहीं है, जिस मंथ में कुछ ना कुछ कोविड से जुड़ा मसला ना रहा हो। ओके, पिछली बार हम लोगों ने वैक्सीन्स के बारे में बात की थी, काफ़ी चीज़ें बात की थी। PCR टेस्ट के बारे में बात किया था हमने जुलाई के पेपर में, जुलाई के करंट अफेयर्स में। यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैक्सीन नेशनलाइजेशन के बारे, नेशनलिज्म के बारे में। देखिए, ये कमाल की एक चीज़ है। आप भी सोचेंगे तो मतलब आपको अगर ये चीज़ बताऊँगा तो बड़ी अनोखी लगेगी। फिलहाल ये थोड़ा सा मेन्स के लिए भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सारे वीडियोज़ आप इक्वली सेव करके रखिएगा, आपके प्रिलिम्स और मेन्स दोनों के लिए होंगे। अगेन रिपीट, ये सारे वीडियोस टेलीग्राम पे हैं, जो लिंक आपको नीचे दिया जा रहा है, उससे आप डाउनलोड कर लेंगे। देखिए, असल में होता क्या, मैं आपको बताऊं, जो बहुत ही अमीर कंट्रीज हैं, यानी जनरली वेल्थ वाले कंट्रीज हैं, जनरली मैं आपको डेवलप्ड कंट्री बोल सकता हूं। अगर हम विकसित राष्ट्रों की बात करें, डेवलप कंट्रीज की बात करें, तो बहुत सारे वेल्थियर कंट्रीज हैं। जैसे आप ब्रिटेन देख सकते हैं, फ्रांस देख सकते हैं, जर्मनी देख सकते हैं, अमेरिका देख सकते हैं। ये लिटरली बहुत ही अमीर कंट्रीज हैं। ये क्या देखते हैं, कोई कंपनी अगर कोविड वैक्सीन बना रही है और सफल हो रही है, तो ये पहले ही क्या करते हैं, पहले ही जाके उसका प्री परचेज एग्रीमेंट कर लेते हैं उस कोविड वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंपनी के साथ, कि भैया सबसे पहले हम यूज करेंगे। और देखिए, ये बहुत सच में बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि पहले हमारे देश का वैक्सीन दूसरे कंट्री में दिया जाए, पहले हमारे देश का ऑक्सीजन किसी दूसरे कंट्री में दिया जाए। नहीं, सबसे पहले जरूरी है कि हमारी कंट्री के रिसोर्सेज हमारे कंट्री में यूज होना चाहिए। आपने सुना होगा CAA और ये सब जो इश्यूज आता है कि पहले हमारे देश के लोगों को नागरिकता और यहाँ के लोगों को फायदा मिलना चाहिए, और ये चीज सही है। ये सिर्फ नागरिकता के लिए नहीं, नौकरी के लिए ही नहीं, ये हर सेक्टर में होना चाहिए। पहले हमारे देश के लोगों को वैक्सीन मिलना चाहिए, उसके बाद बाहर इसको भेजना चाहिए। अब यहां देखिए, विकसित राष्ट्र ऐसा काम करते हैं। वो क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं कि अगर कोई कंट्री अगर वैक्सीन बना रहा है, तो पहली बात,
पहले मैं उसको लूंगा, आप उसका मेरे साथ एग्रीमेंट कर लीजिए, आपको जो पैसा कमाना है कमा लीजिए, मैं आपको दूंगा। ये कॉन्सेप्ट वैक्सीन नेशनलिज्म का है। मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। और रिच कंट्रीज में लगभग 8 बिलियन पीपल जो लोग हैं, उनके लिए ये जनरली जो है वो काफ़ी आसानी से ये उसको अफोर्ड भी मतलब कर सकते हैं, उनके लिए पैसे वैसे की कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। तो एक प्री परचेज एग्रीमेंट हो जाता है, ये पूरी तरह से एक प्री परचेज एग्रीमेंट हो जाता है पहले ही कि ये वैक्सीन जो होगा अवेलेबल होगा, है ना, उन कंट्रीज़ के लिए, ओके। किसी और दूसरे कंट्री से देने के पहले आप उन कंट्रीज के लोगों को, उन कंट्रीज को देंगे जिससे वो कंट्री अपने नागरिकों को दे, ठीक है। तो यहाँ गवर्नमेंट और वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के बीच का एक प्री परचेज एग्रीमेंट है। अच्छा, एक सीरो सर्वे है और सीरो सर्वे का रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं। और फिर मैं आपको हर वीडियोस में बोल रहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ कि इंडिया में लिटरली मैं आपको मेरा अपनी जो एनालिसिस, जो मेरा अपना ज्ञान है, थर्ड वेव नहीं आएगा इंडिया में, थर्ड वेव नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ आप एक चीज ध्यान रखेंगे, बच्चों को सिर्फ सुरक्षित रखिएगा बस, ठीक है। थर्ड वेव आपको इसलिए नहीं आएगा क्योंकि काफी हद तक इंडिया में वैक्सीनाइजेशन हो चुका है। और इंडिया में आपको बताऊं, अगर जब हर दिन 4 लाख पेशेंट आप आइडेंटिफाई करते हैं, जबकि आप टेस्ट कम कर रहे हैं, फिर भी अगर 4 लाख पेशेंट आप आइडेंटिफाई करते हैं, तो कम से कम इसका 20 गुना पेशेंट तो आपको भारत में होता ही होगा इन्फेक्ट। यानी 80 लाख पेशेंट हर दिन आपको क्या हुआ होगा, हर दिन आपको इन्फेक्ट हुआ होगा। इस तरीके से अगर हम देखें तो तकरीबन अगर 1 करोड़ हम पेशेंट 1 से 2 दिन में मान लेते हैं, तो अगर हम 3 महीने की बात करें, 2 से 3 महीने की बात करें, तो तकरीबन 30 करोड़ जनता ऐसी है, 30 से 40 करोड़ जनता ऐसी है, या लगभग मैं 50 करोड़ जनसंख्या मान लेता हूं, 3 से 4 महीने के अंतर्गत वो ऑलरेडी इस बीमारी से ग्रसित हो चुकी होगी। या तो सिम्टोमिक होगा या एसिम्टोमिक होगा, यानी लक्षण आया होगा या नहीं आया होगा, लेकिन लगभग 40 से 50 करोड़। तो अगर 40 से 50 करोड़ जनसंख्या अगर कोविड के इफेक्ट में आ चुकी है, तो लिटरली ये एक बैरियर का काम करेंगे, भारत हर्ड इम्यूनिटी के केस में पहुंच चुका होगा। तो यहां सीरो सर्वे भी काफी हद तक इन चीजों की एनालिसिस करने का काम करता है। इसमें जनरली हम क्या करते हैं, बंदों का ब्लड लेते चले जाते हैं। और ये सर्वे हुआ है, बंगाल, दिल्ली में हुआ है, बेंगलोर में हुआ है, मुंबई में हुआ है, पुणे में हुआ है। जनरली हम सीरो सर्वे की मदद से ये जानना चाहते हैं कि कोविड-19 जो है वो किस रेट से फैला है और किस रेट से हम अब सही कंडीशन में आ रहे हैं। इवन आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं। पुणे में जब टेस्ट किया गया, ये अगस्त मंथ का करंट अफेयर्स, अगस्त 2020 का, तो उसी मंथ के आसपास का ये एनालिसिस रहा होगा। 51% ऑफ जनता जो टेस्ट किया गया, उनके अंदर स्पेसिफिक एंटीबॉडी देखी गई कोरोना वायरस से। तो अगर आप मोर देन 51% पर्सन्स का जो टेस्ट किया गया वहां पर, उनमें एंटीबॉडीज अगर देखा गया, तो क्या कह रहा है कि 50% के आसपास जनसंख्या वहां ऑलरेडी एंटीबॉडी है, यानी सिम्टोमिक या एसिम्टोमिक करके इतनी जनता हो चुकी है। इस तरह से लगभग 50% जो पॉपुलेशन है, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो सिटी में 4 मिलियन है ना अराउंड, है ना, ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं आपको हर्ड इम्यूनिटी बताती है। इसके पहले एक्सरसाइज आपको मैं बताऊं तो दिल्ली में भी हो चुका है। दिल्ली में जब सेकंड सर्वे हुआ था, जब सीरो सर्वे हुआ था, तो 29% दिल्ली के लोगों में 29% लोगों में एंटीबॉडी देखी जा चुकी थी। सोचिए 29% अगर लोगों में एंटीबॉडी देखी गई होगी, इसका तात्पर्य क्या है। आज जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, आज हम जून में हैं, आज हम जून 2021 की बात कर रहे हैं, और ये करंट अफेयर्स मैं आपको अगस्त 2020 का बता रहा हूं। तो आप मुझे बताइए, क्या दिल्ली में हम लोग 70% लोग आज एंटीबॉडी नहीं होंगे? आपको जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं, मैं झूठी एनालिसिस नहीं कर रहा हूं। तो अब आप घबराइए नहीं, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो हम मास्क लगाएंगे, हाथ सैनिटाइज करेंगे, वो गलतियां नहीं करेंगे। लेकिन ये कॉन्फिडेंस मान लीजिए, अब ऐसी चीजें नहीं होने वाली हैं, और अब आप काफी हद तक सुरक्षित रहेंगे समय के साथ साथ। और ये बीमारी जाने वाली नहीं है, छुटपुट वायरल फीवर की तरह ये बीमारी कोविड आपको रहेगी हमेशा, ठीक है, फाइन। और ये देखिए, मुंबई में तकरीबन 40% जो सैंपल था, उसमें लोग जो थे इन्फेक्टेड थे। अच्छा, ये क्यों किया गया? इसमें असल में क्या होता है, इसमें इससे फायदा क्या हुआ, वो तो मैं आपको बता दूंगा कि इससे समझ में आ जाएगा किस लेवल पर भारत में हम बीमारी को रोक सकते हैं, क्या चीजें। असल में इसमें दिक्कत क्या है कि बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक केसेस आते हैं, लेकिन ब्लड में एंटीबॉडी तो मिल ही जाती है। भले अब जैसे हो सकता है कि मुझे अगर सिम्टम ना हो, लेकिन हो सकता है आप में से काफी लोग हैं, ओके। तो अब यहां पे देखिए, करीब 80% लोग यहां पर एसिम्प्टोमेटिक हैं, जितना टेस्ट हुआ है। तो कमाल की चीज है ये, लेकिन उनके एंटीबॉडीज तो मिलेंगे ना। दूसरी चीज अगर हम देखें, तो हम बहुत ज्यादा एडिक्वेट टेस्ट भी नहीं कर रहे हैं,
ओके, बहुत ज़्यादा एडिकेट टेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मैं बताऊं, अब जैसे काफ़ी लोगों को सिम्टम्स नहीं आता है, जिनको सिम्टम नहीं आ रहा है वो लोग जाते ही नहीं अपना आरटीपीसीआर कराने या रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने जाते ही नहीं है, ठीक, वो भी समस्या। लेकिन वो अगर एसिम्टोमेटिक है तो दूसरों को तो दे ही सकते हैं ना, उनको फीवर नहीं हो रहा। और इस तरह करते करते हम लोग कहां पहुंच जाएंगे, हर्ड इम्यूनिटी पर। तो मैं वही बात कह रहा हूं कि हर्ड इम्यूनिटी पर जाने के लिए ये सारे इंफॉर्मेशंस और डिटेक्शंस बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप चीज़ों को समझ चुके हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और मैंने आपको जो एग्जांपल्स दिया है, इनमें ब्लड सैंपल को हम कलेक्ट करते हैं। जनरली क्या डिटरमाइन करते हैं ब्लड सैंपल से सीरो सर्वे में, जो पर्सन इन्फेक्टेड हुआ है, ठीक है, उसके बारे में पता चल जाता है। दूसरा, जो पर्सन असल में इन्फेक्टेड है विद द सेड वायरस इन द पास्ट, ठीक है, जो पीछे हो चुका है वो भी पता चल जाएगा, जो इन्फेक्टेड है अभी उसका पता चल जाएगा, जो पहले था वो भी पता चलेगा, क्योंकि पहले भी हुआ होगा तो उसका एंटीबॉडी तो उसके ब्लड में होगा, ठीक है। और तीसरा क्या है, आइडेंटिफाई एंटीबॉडीज बीइंग प्रोड्यूस टू कॉम्बैट कोविड-19। ऐसे कौन कौन से एंटीबॉडीज हैं जिनकी वजह से, है ना, बना है और कोविड-19 से बचा गया है। तो ये सारी एनालिसिस सीरो सर्वे में हो जाएगी। आपने सुना था पिछले वीडियो से मैंने प्लाज्मा थेरेपी की बात की थी, कन्वॉल्सेंट प्लाज्मा। कन्वॉल्सेंट प्लाज्मा वो प्लाज्मा होता है जहां पर कोविड के अगेंस्ट में आपकी बॉडी में एंटीबॉडी आपके ब्लड के प्लाज्मा में मौजूद है, उस वाले को हम कन्वॉल्सेंट प्लाज्मा कहते हैं। नॉर्मल प्लाज्मा और कन्वॉल्सेंट प्लाज्मा में एक डिफरेंस है जो मैंने पीछे के जुलाई के करंट अफेयर्स में पढ़ाया हुआ है। अब यहां पर मैं बोलूं तो मोदी जी 15 अगस्त को यानी 2020 इंडिपेंडेंस डे को एक स्पीच देते हैं जहां पर वो जनरली बात करते हैं नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की। आपको बताऊं, इस मिशन के लिए नीति आयोग बहुत दिन से चिल्ला रहा है, ठीक है। और शायद अब आपको समझ में आ गया होगा सेकेंड वेव में आने में कि भारत में आप अगर कास्टिज्म के बेस पे वोट देंगे, जातिवाद में, रिलीजन के बेस में वोट देंगे, परिवारवाद को लेकर वोट देंगे, तो याद रखिएगा आपके घर के लोग ही मरेंगे। सबको समझ में आ गया कि हॉस्पिटल, ओके, और एजुकेशन, हेल्थ और एजुकेशन को लेकर वोट दीजिए। सही बता रहा हूं, भारत बहुत तेजी से आगे निकल जाएगा, बहुत तेजी से आगे निकल जाएगा। जब तक मंदिर मस्जिद, अपर कास्ट लोअर कास्ट, हिंदू मुस्लिम, है ना, ये सब जब तक करते रहेंगे ना, आप फंसे रह जाएंगे। आपका मेन मसला क्या होना चाहिए, आगे बढ़ना है। और ये चीजें ना बाहर से भी कराई जाती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं साइबर टेररिज्म। मैंने इस बारे में आपको पढ़ाया हुआ है साइबर सिक्योरिटी वाले चैप्टर में। अगर आपने मेरा स्टैटिक लेक्चर सुना हो क्लास में या फिर मेरे ऑनलाइन वीडियोस सुने होंगे पूर्वांचल आईएएस यूट्यूब, पूर्वांचल आईएएस के ऐप पर, तो वहां पर ये चीजें आपको मिली होंगी। बाहर से भी ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि भारत में हिंदू मुस्लिम हो, भारत में अपर कास्ट लोअर कास्ट हो, और यहाँ के लोग तो फैलाते ही फैलाते हैं, ठीक है। इलेक्शन आता है तो बहुत कुछ होता है, उसके पहले उसके बाद कुछ नहीं होगा, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो यह एक पायलट प्रोजेक्ट है जो जनरली डिजिटल हेल्थ मिशन को लेकर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इसको करते हैं, लॉन्च करते हैं इंडिपेंडेंस डे, बहुत अच्छी चीज़ है। और ये एक पायलट बेसिस पे लॉन्च किया जाता है जनरली यूनियन टेरिटरीज के लिए। अब यूनियन टेरिटरीज में क्या क्या है, चंडीगढ़ है, लद्दाख है, दादर नागर हवेली है, दमन द्वीप है, पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप है। इन सारे एरियाज के लिए डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया जाता है। यहां पर होगा क्या, आप सबका एक हेल्थ आईडी बनेगा, बहुत जरूरी है, हेल्थ आईडी बनेगा, और ऑनलाइन सारा डिजिटल इंफॉर्मेशन आपका कंप्यूटराइज रहेगा। इससे यह पता चलेगा कौन सा डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है, किस तरह की बीमारी है, कोई आपके साथ उल्टा सीधा काम तो नहीं कर रहा है। ये सारी की सारी चीजें यहां पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको सुरक्षित मिलेंगी। और सारी हेल्थ फैसिलिटी, कौन सा डॉक्टर कर रहा है, क्या बीमारी आइडेंटिफाई कर रहा है, ओके, ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो काफी हद तक देखा जाए तो ट्रांसपेरेंसी जो होती है हेल्थ केयर सेक्टर में, वो काफी अच्छा हो जाएगा। जैसे एक पार्टी दूसरे पार्टी की खिंचाई करती है, और ये करती ही करती है, ये नेचुरल प्रोसेस है, भले वो अच्छा काम करे तब भी उसको गलत तरीके से दिखाती। तो काफी हद तक यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रहेगी जनता के बीच में, जो लोग उससे सेवा ले रहे हैं, डॉक्टर और हेल्थ केयर सर्विसेज में, सब कुछ ऑनलाइन आपको एक्सेस हो जाएगा। ये स्कीम अगर सही बताऊं तो ये आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसके अंदर ही रहेगा। ये जो नया स्कीम जो लाया गया है ये आयुष्मान भारत के अंतर्गत ही रहेगा,
ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे राइट डॉक्टर्स का मिल जाना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, है ना, आपको राइट डॉक्टर के बारे में पता चल जाना, आपको अपॉइंटमेंट हो जाना, पेमेंट जो कंसल्टेशन फीस होगा वो प्रॉपर जेन्युइन फीस लिया जाएगा, सेवरल राउंड जो हॉस्पिटल्स में जो प्रिस्क्रिप्शन सीट्स वगैरह आपको इस हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल में दिखाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, वो जो डेटा एनालिसिस होगा वो दूसरे डॉक्टर को दिखा दिया जाएगा, तो दोबारा फिर जाके आपको ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट नहीं होगा, इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। तो ये सच में बताऊं तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो ये चीज़ लाई जा रही है। और मैंने आपको बोला था इसके बारे में, नीति आयोग ने पहले ही बोला था, ठीक है, कि भारत में कोई ऐसा सेंट्रलाइज मैकेनिज्म होना चाहिए जो इस तरह के डिजिटल हेल्थ मिशंस के साथ जोड़ा जाए। और बताऊं ये चीज़ भारत में लाने के पहले यूके में पहले ही आ चुकी है 2005 में। वो अलग बात है कि फंडिंग की दिक्कत होने की वजह से इस चीज़ को बाद में हटा दिया गया। तो यूके में, यूनाइटेड किंगडम में नेशनल हेल्थ सर्विस के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी 2005 में, और इन्होंने पूरा एक सेंट्रलाइज इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड ही तैयार कर दिया था 2010 में। सेवरल हॉस्पिटल्स ने इलेक्ट्रॉनिक पेशेंट्स रिकॉर्ड्स बनाने रख दिया, प्रोसेस करने लगे, लेकिन आगे चलकर काफ़ी खर्चीला ये सिद्ध हुआ, काफ़ी एक्सपेंसिव हेल्थ केयर मिशन था। तो ये आईटी फेल्योर सिस्टम वगैरह, मतलब ये बाद में फेल भी हुआ, लेकिन इस तरह का कंसेप्ट की शुरुआत यूके में पहले ही हो चुकी है। ग्लैंडर नामक एक बीमारी है जिसके लिए हाई कोर्ट ने म्युनिसिपल बॉडीज पूछा है, जो दिल्ली में है स्पेशली, कि ये बीमारी जो है वो सबसे पहले घोड़ों में देखी गई और उसके बाद वो घोड़ों के साथ और भी जानवरों में देखी गई, और ये सारे जानवर मनुष्य के अगल बगल होते तो ये बीमारी मनुष्यों में भी एक्सपोज हो सकती है। तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ जो दिल्ली है उसमें जनरली ग्लैंडर डिजीज की रोकथाम के लिए बोला है। ग्लैंडर डिजीज जो सबसे पहले जानवरों में घोड़े के अंदर ही देखा गया है। तो यहाँ पर पेटा ने एक केस फाइल किया था स्पेशली दिल्ली गवर्नमेंट को लेकर, और यहाँ पर उसी बेसिस पर दिल्ली हाई कोर्ट का रिकमेंडेशन आता है। पेटा का मतलब है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ओके, ये एक डायरेक्शन देता है, जनरली पेटा एक डायरेक्शन देता है जो जनरली डिफरेंट तरह के जो इन्फेक्शंस होते हैं, जो कॉन्टेंजियस डिजीजेस होते हैं जो फैलती हैं। ओके, एनिमल एक्ट 2009 के अंतर्गत ये बना था और ये अपने निर्देशन में इन चीज़ों के बारे में बताता है, देश में अलग अलग जगह पर किस किस तरह की समस्या है, और वहाँ पे सरकारों को चेताता भी है कि भाई देखिए आप चेतावनी दे रहे हैं, इस तरह के खतरे हो सकते हैं। तो इस बेसिस पर अब जैसे दिल्ली में अगर कुछ नहीं किया जा रहा है तो वो हाई कोर्ट का भी आएगा, डिसीजन आएगा कि भाई देखो दिल्ली गवर्नमेंट आपको इस तरह की चीज़ें लेनी चाहिए। तो मिला जुलाकर ग्लैंडर आपके लिए थोड़ा न्यूज़ में आ गया, स्पेशली दिल्ली की वजह से। और ये सिर्फ घोड़ों में ही नहीं है ना, ग्लैंडर जो होता है हॉर्सेस के अलावा म्यूल्स, पोनीज, डंकीज, है ना, ये सारे के सारे जानवरों में देखा गया इस तरह की बीमारी। ग्लैंडर जो होता है एक बैक्टीरियल बीमारी होती है जिस बैक्टीरिया का नाम है बुरखोल्डेरिया मलाई। उसका नाम है बुरखोल्डेरिया मलाई। ये ग्लैंडर बीमारी इसी बैक्टीरिया से होती है। बाकी गोट, डॉग्स और कैट्स के द्वारा भी ये मैमल्स में आ सकते हैं, मतलब अदर मैमल्स में भी हैं और ये वहाँ से मैमल्स में आ सकते हैं। कैसे आते हैं? डेफिनेटली जो इनके बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, जो गाय भैंस से निकल रहे होते हैं, कुत्तों के जो लार निकल रहे होते हैं ना, वो उनके बॉडी फ्लूइड से, इन्फेक्टेड एनिमल से आप में आ सकते हैं। उनके छींकने से, एयर ड्रॉप वगैरह जो सस्पेंशन होता है हवा में, उससे आ सकते हैं। आई और नोज के थ्रू आपके साथ आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी होंगी आपको। क्या क्या सिम्टम आते हैं? सिम्टम काफ़ी हद तक आपको वायरल फीवर की तरह ही दिखते हैं। स्वेटिंग होती है, ठंड आती है, मसल पेन होते हैं, चेस्ट पेन होता है, मसल टाइटनेस होता है, हेडेक होता है, नेजल डिस्चार्ज होता है, नाक वगैरह बहते रहते हैं, लाइट सेंसिटिविटी होती है, आपको टीयरिंग वियरिंग और आईज वगैरह में थोड़ा थोड़ा होता रहता है। इस तरह की दिक्कतें आती हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देखा गया कि डेंगू से बचने के लिए एक बैक्टीरिया आपकी मदद करने वाला है, और ये एक्सपेरिमेंट जो हुआ है लिटरली काबिले तारीफ है। जो ऑस्ट्रेलिया में और इंडोनेशिया के साइंटिस्ट ने, कुछ लैब हैं मिलकर ये एक एक्सपेरिमेंट किया है, और उन्होंने वोल्बेशिया नामक एक बैक्टीरिया की मदद से डेंगू को रोकने की बात की है। तो इस बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा। हाल ही में ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो कि डेंगू की रोकथाम के लिए पता लगाया गया, तो उस बैक्टीरिया का नाम है वोल्बेशिया, और उस तरीके का नाम लिखा गया जिस तरीके से हम डेंगू को रोकने की कोशिश करेंगे, वोल्बेशिया मेथड, वोल्बेशिया तकनीकी। अब इसमें होता क्या है? तो जनरली मैंने आपको बता दिया, इस पूरे तकनीकी को क्या बोला गया? वोल्बेशिया तकनीकी या वोल्बेशिया मेथड। वोल्बेशिया मेथड एक ऐसा तरीका हो गया जहां पर हम डेंगू बीमारी को रोकने की कोशिश करेंगे, डेंगू फीवर को रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये चीज कहां से आई, इसका परीक्षण कहां हुआ? तो मैंने अभी बोला ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के कुछ लेबोरेटरीज हैं जहां के साइंटिस्ट ने मिलकर इस चीज का परीक्षण किया। वो क्या है? वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम, जो मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में है वहाँ, उसके अंतर्गत, और साथ ही साथ
यूनिवर्सिटास गदज मदा इन इंडोनेशिया। ठीक है, ये दो जगह हैं जहाँ के साइंटिस्ट ने मिलकर देखा और इन्होंने प्रॉपर 27 मंथ का पूरा ट्रायल किया। ओके, इंडोनेशिया में इस तरह के ट्रायल किए गए और यहाँ पर बताया गया कि अगर हम वोल्वेशिया मेथड को अगर हम फॉलो करते हैं डेंगू को रोकने के लिए, तो तकरीबन 77% हम डेंगू से पॉपुलेशन को ठीक कर सकते हैं, डेंगू बीमारियों से पॉपुलेशन को ठीक कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इस तरह के बेनिफिट्स आ रहे हैं। वोल्वेशिया एक तरह का पॉपुलेशन है, सॉरी एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो जनरली क्या करना है, हमें एडीज मॉस्किटोज में लाना है, उनको इन्फेक्ट कराना है। और जैसे ही वोल्वेशिया इन्फेक्टेड मॉस्किटोज हो जाएंगे, जैसे ही वोल्वेशिया इन्फेक्टेड मॉस्किटोज हो जाएंगे, ये जहां भी अपनी ब्रीडिंग वगैरह देंगे, जहां भी अपनी ब्रीडिंग वगैरह देंगे, मैं बताऊं तो वहां पर उनकी इफेक्टिवनेस काफी हद तक कम हो जाएगी, उनके बच्चों में भी आगे चलकर। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये बैक्टीरिया जनरली क्या करता है, जो डेंगू वायरस होते हैं ना, डेंगू वायरस जो होते हैं, फ्रॉम रेप्लिकेटिंग इन द मॉस्किटो सेल्स, उनको रोक देता है। जो बैक्टीरिया वल्वेशिया होता है, ये इसका इतना इफेक्ट होता है कि डेंगू जो एडीज मॉस्किटो के अंदर जब वायरस जाके रेप्लिकेट करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं, उस वायरस के रेप्लिकेशन को ही रोक देता है, तो वायरस अपनी संख्या बढ़ाता ही नहीं है। तो इसका मतलब एडीज मॉस्किटो इन वायरसेस को कैरी ही नहीं करता, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। WHO का रिपोर्ट है लगभग 100 से 400 मिलियन यानी 10 करोड़ से 40 करोड़ लोग डेंगू से इन्फेक्ट होते हैं हर वर्ष, प्रतिवर्ष। ठीक है, प्रतिवर्ष। एक और रिपोर्ट है, आपको मैं बताऊं, मेगा लैब, बहुत ही कमाल की चीज है। और लिटरली बताऊं, मैंने बोला ऐसा कोई भी मंथ नहीं होगा जहां पर कोविड को लेकर चर्चा नहीं होगी। इस बार भी कोविड को लेकर चर्चा इस महीने में एक और है। CSIR ने एक मेगा लैब बनाया है। ओके, गाड़ी होगी जो आपके घर तक पहुंच जाएगी, घबराइए नहीं, और आपका DNA सीक्वेंसिंग को चेक करेगी, आपका नहीं, उस वायरस के DNA सीक्वेंसिंग को आइडेंटिफाई करेगी। और जहां RT-PCR आपको 100% एक्यूरेसी के साथ इंफॉर्मेशन नहीं देता है, वहां आपको मेगा लैब, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस तकनीकी की मदद से आप RNA के सीक्वेंसेस को, जो कि कोविड वायरस का होता है, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। ओके, इस कार्य को विकसित किसने किया? CSIR द्वारा ये चीज विकसित हुई है। CSIR सच में बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, शुरुआत से ही। ओके, यहां पर एक मेगा लैब का विकास किया गया जो कार्यरत है, जो कार्य कर रहा है। इसके अंदर एक लार्ज मशीन है जिसको रखा जाता है, जिसका नाम है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मशीन, याद रखिएगा। तो मेगा लैब्स के अंदर जो हम एक मशीन को यूज करते हैं जिसका नाम NGS है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मशीन्स। असल में करता क्या है, ये जो ह्यूमन जीनोम होते हैं उनकी सीक्वेंसिंग के लिए यूज किया जाता है। तकरीबन अगर हम देखें तो इसकी मदद से अगर देखा जाए तो सीक्वेंस 1500 से 3000 वायरल जीनोम्स को एक साथ ही डिटेक्ट किया गया SARS-CoV-2 नोवेल कोरोना वायरस के केसेस में। ठीक है, और यहां पर आप खुद बताइए, और यहां पर अगर हम DNA सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई कर लें और DNA सीक्वेंसेस की मदद से, तो हमें ज्यादा एक्यूरेसी मिल जाएगी उस पैथोजन के बारे में। और आप जानते हैं ये वायरसेस के साथ दिक्कत क्या है, इसका म्यूटेशन रेट बहुत ज्यादा होता है। ओके, म्यूटेशन रेट बहुत ज्यादा, म्यूटेशन सडन चेंजेस कहते हैं DNA को। DNA के अंदर जीन होते हैं और जो सडन चेंज होने वाले DNA या जीन होते हैं वो म्यूटेशन कहलाते हैं। तो उत्परिवर्तन जैसे आप हिंदी में कहते हैं, जिस वायरस में रेट ऑफ म्यूटेशन सबसे तीव्र होता है, उन वायरसेस के खिलाफ वैक्सीन बनाना उतना ही डिफिकल्ट होता है। और यही म्यूटेशन होने के बाद जो अपने DNA और RNA के सीक्वेंसेस में बदलाव करते हैं, वो एक नया स्ट्रेन बोला जाता है। अक्सर आप सुनते होंगे एक अमेरिका का स्ट्रेन है, एक ब्रिटेन का स्ट्रेन है, एक इंडिया का स्ट्रेन है, केरला का स्ट्रेन है, इंडिया के अंदर केरला का स्ट्रेन है। ये क्या है? एक्चुअल में वायरसेस के डिफरेंट म्यूटेशंस हैं जिनमें उनके DNA RNA जो न्यूक्लिक अम्ल है उनमें बदलाव हो रहा है बहुत तेजी से। ओके, और ये बहुत खतरनाक है। और हम जब वायरसेस के अगेंस्ट में एंटीबॉडी या वैक्सीन बनाते हैं, ये डिफरेंट स्ट्रेन के अगेंस्ट में बनाते हैं। तो अगर नए नए स्ट्रेन और आ रहे हैं तो जो एंटीबॉडीज है या जो वैक्सीन हैं वो धीरे धीरे और बेहतर बनेंगे, क्योंकि हमें और स्ट्रेन्स के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये भी मैं बताऊं कि इस जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन में अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ जो हम पॉसिबल प्रेजेंस ऑफ जो वायरसेस हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, जो ट्रेडिशनल RT-PCR मेथड है जिसमें हम कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, कभी कभी 30% 60% आइडेंटिफिकेशन में डिफिकल्ट हो जाती है। मैंने आपको बोला था नेजल स्वैब और माउथ वाला स्वैब, 2 स्वैब बताया था। ठीक है, जहाँ पे दिक्कत आती है वहाँ पर काफ़ी हद तक ये टेक्नोलॉजी आपको एक बेहतर रिजल्ट देगा। ठीक है, ये आपको एक बेहतर रिजल्ट देगा। यहां पे एक चीज और है, जनरली क्या है, हम इस टेक्नोलॉजी में हमें किसी प्राइमर्स और प्रोब की जरूरत नहीं होती। बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, हम छोटे छोटे प्राइमर्स बनाते हैं, प्रोब्स बनाते हैं, DNA के छोटे छोटे बेस पेयर के सीक्वेंसेस बनाते हैं, और इनकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी वायरसेस के जीनोम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं।
जैसे पीसीआर में हम क्या करते हैं एक उसका थ्रेशोल्ड लेवल बना देते हैं, पीछे की वीडियो में मैंने बनाया था। फ्लोरेसेंस डाई कर देते हैं, आरएनए को डीएनए में करने के बाद उसको फ्लोरेसेंस कलर से कलर कर देते हैं, स्टेन कर देते हैं। उसके बाद उस मशीन में डाल देते हैं, पीसीआर मशीन में, और फिर हम उसकी वैल्यू को देखते हैं, उसकी बढ़ी हुई वैल्यूज को कितनी तेजी से आता है। अगर जल्दी आ जाता है, इन्फेक्शन लेवल ज्यादा है, तो वहां पर एक्चुअल में हम बताएं तो प्राइमर और इमर का यूज किया जाता है, प्रोब का यूज है। प्राइमर और प्रोब एक्चुअल में मैं आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ाता हूं। ओके, जब बायोटेक का स्टैटिक पार्ट आता है वहां थोड़ा मैं प्राइमर और प्रोब के बारे में बताता हूं। यही जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह करते हैं तो प्राइमर का यूज किया जाता है। और सॉरी, रेप्लिकेशन वगैरह जब होता है तो वहां पे भी बॉडी के अंदर नेचुरल प्राइमर होते हैं, जो है ना, प्रोब वगैरह का यूज किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह में। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है, खुद आपको मैं बताऊं तो जो डीएनए आरएनए होते हैं ना, उनको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। उनके अंदर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये सारे बेसिस पाए जाते हैं। इनका ही ऑर्डर चेक करना एक जीन सीक्वेंसिंग कहलाता है। तो हम करेंगे क्या भाई, इनकी मदद से, एनजीएस वगैरह की मदद से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मशीन की मदद से हम वायरल जीनोम को आइडेंटिफाई करेंगे, और ये ह्यूमन जीनोम को भी आइडेंटिफाई कर लेगा, और बहुत ही फास्ट और तीव्र गति से विथ 90% से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ। ये बुक्स है जो स्टैटिक पार्ट के लिए आप पढ़िएगा, ठीक है, और काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, और काफ़ी लोग इस बुक को पढ़ रहे हैं। ये सेम साइंस टेक इंग्लिश हिंदी में है, और सेम ही मैग्रा हिल पब्लिकेशन से ये बुक इन्वायरमेंट में भी छपती है। इन्वायरमेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम है, और 100% ट्रांसलेटेड। अमूमन ऐसा बुक में होता नहीं है, पर मेरी दोनों ही बुक करीब करीब 99.9%, ओके, 9% आपको ट्रांसलेटेड ही मिलेगी, दोनों में सेम कंटेंट है। ओके, बाकी अगर आप मेरा स्टैटिक पार्ट आप करना चाहते हैं, पूरा जीएस का पार्ट, तो आप पूर्वांचल आईएएस ऐप पे पूरा कोर्स ले सकते हैं, जहाँ पे मेरा पूरा ही यूपीएससी के लिए साइंस टेक और एनवायरनमेंट का मॉड्यूल है जो अवेलेबल है, और इसे आप ज़रूर पढ़ लीजिए। अगर आप मेरा फेस टू फेस क्लास रखे हैं तो किए हुए हैं, और काफ़ी दिन हो गया है, अगर आप फिर से रिवीजन चाहते हो तो यहाँ पे कोर्स ले सकते हैं। और बुक्स ज़रूर रखिएगा, आपको बुक्स वीडियोस के साथ पढ़ते रहिएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप और करंट अफेयर्स तो हर साल मैं आपको अपडेट करता ही रहता हूं, पर आप जब भी बुक्स लें, अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो उस समय जो सबसे एडवांस बुक हो प्लीज़ वही लें, जो अपडेटेड बुक हो। ओके, और हर साल मैं बुक्स अपडेट करता भी रहता हूँ। इसके अलावा ये मेरा अपना मॉड्यूल जो साइंस टेक एनवायरनमेंट 2 सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, और इसके अलावा अगर फुल जीएस वगैरह भी अगर लेना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर फुल जीएस कोर्सेज भी हैं, पूरा उसी ऐप पर आपको मिल जाएंगे। बाकी हाँ, अगर आप गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में है तो हम आपको फेस टू फेस क्लासेस भी देते हैं। ओके, वहाँ पर भी आप आकर फेस टू फेस क्लासेस ले सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल फीस पे हम आपको कोर्सेज देते हैं, ठीक है। पूरी दिल्ली की फैकल्टीज होती हैं जो क्लासेस लेती हैं। इंस्टीट्यूट आपको मेरे ही होम टाउन में मिल जाएगा, ये मेरा होम टाउन है जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ, बढ़ा हूँ, और यहाँ भी मुझे एक अच्छा कुछ करने की कोशिश है। तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ, तो मुझे लगा कि मैं जिस फील्ड से जुड़ा हूँ उसी फील्ड से जुड़कर लोगों के लिए कुछ करता हूँ। तो गोरखपुर में संस्था है जो पिछले 3 साल से कार्यरत है, और अगर मटेरियल या किसी भी क्लासेस के लिए अगर आपको कुछ बात करनी है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, इस वीडियो में मैं आपके साथ अब अलग होता हूं, और जाते जाते आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें, और अपने घर वालों का पूरा ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, ओके, और प्यार बांटते चलें। और इस जो कोविड का जो केस है, जहां पे एक डर का माहौल है और जो इस तरह की समस्याएं हैं, आपका सहयोग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझसे जो सहयोग चाहिए वो मैं करता हूँ, और आपसे जो सहयोग चाहिए वो आप कीजिए। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बोलूँ तो एक मैसेज मैं आपको देना चाह रहा हूँ, कोई कुछ करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी तरह से ईमानदार रहें। प्रॉब्लम क्या हो गई है कि हम दूसरे से ईमानदारी का एक्सपेक्टेशन करते हैं, और लेकिन आप नहीं होते हैं। ओके, जो मैं अपने अंदर पे पूरी तरह से कोशिश करता हूं, इन वीडियोस से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन मुझे पता है कि ईमानदार टीचर के रूप में हर साल मुझे आपको करंट अफेयर्स देना है, जो मैं हमेशा आपको प्रॉमिस करता हूं, जो मैं पूरा कर रहा हूं। तो जिस ईमानदारी के साथ मैं आपको करंट अफेयर्स की वीडियोस हर साल बनाता हूं, ओके, अगर किसी प्लेटफॉर्म के साथ मैं जुड़ा होता हूं तो उनके साथ बना देता हूं, या फिर अगर किसी के साथ नहीं हूं तो मैं अपना बना देता हूं, ठीक है। तो ये चीज़ और इसी यूट्यूब पर मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्त, अपना ख्याल रखिए। अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अगले वीडियो में हम सितंबर की चर्चा करेंगे। इस पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से इस पीडीएफ को ले लेंगे, और उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे दिया गया है। सो थैंक यू, बाय।